हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 7 पार्ट 1 डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा 30वां वीडियो है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहला योजना है सुराजी गांव योजना। इस योजना के अंतर्गत नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी इन 4 कारकों पे फोकस किया गया था। स्लोगन भी बना था, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा, बारी। सुराजी गांव योजना वर्ष 2019 से शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत नरवा का मतलब है गांव में प्रवाहित होने वाली जो छोटे जलाशय होते हैं, छोटी जलधाराएं होती हैं, जिनको गांव में नरवा के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य था कि इन नरवा का संरक्षण किया जाए। ये जो नरवा होते हैं गांव में, ये सिंचाई के साधनों के रूप में या निस्तारण के लिए गांव के लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो इस योजना के अंतर्गत सबसे पहला उद्देश्य था, जितने ये छोटे जलाशय हैं, नरवा हैं, इनको वैज्ञानिक पद्धति से और फसल सिंचाई के लिए इसको संरक्षित और संवर्धित किया जाए, इनकी सुरक्षा की जाए। दूसरा है गरवा। गरवा का मतलब है यहाँ पे गांव में जो सभी मवेशी हैं, गाय, बैल, भैंस, इन सभी को सुरक्षा दिया जाए और इनमें जो नस्ल सुधार का कार्यक्रम है वो नस्ल सुधार भी किया जाए। साथ ही इनके रख रखाव की उचित व्यवस्था किया जाए, गौठान बनाए जाए, चारागाह बनाए जाएं। ये सारी चीज़ें इस गरवा के अंतर्गत शामिल हैं। सुराजी गांव के अंतर्गत 4 फैक्टर्स हैं या 4 कारकों को शामिल किया गया है। 4 सब स्कीम्स है कह सकते हैं। पहला है नरवा को संरक्षित करना, दूसरा है गाय भैंसों के लिए जो संरक्षण स्थल हैं या गाय भैंस जो नस्ल हैं उनको सुरक्षित करना। अगला है घुरवा। घुरवा का मतलब है गांवों में जो घरों से निकलने वाला वेस्ट होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, इसे एक गड्ढे में डंप किया जाता है, उसे ही घुरवा कहा जाता है। ये यहाँ से जो निकलने वाला ऑर्गेनिक खाद होता है, इसको बाद में खेतों में डाल के खेतों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है। खेतों में खाद के रूप में इसको छिड़काव किया जाता है। ये जो एक परंपरागत व्यवस्था है, इसकी भी समृद्धि के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए और घुरवा बनाने का जो कल्चर है उसको सहेजने के लिए ये स्कीम शुरू किया गया। और नेक्स्ट है बारी। बारी का मतलब है गाँवों में घर के आसपास जो खाली ज़मीन होती है, वहाँ पे लोग अपने दैनिक उपयोग से संबंधित फल फूल सब्जियाँ आदि उगाते हैं ताकि उनका पोषण आहार बना रहे। इस सुराजी गांव स्कीम के अंतर्गत बाड़ी को भी प्रोत्साहित किया गया। लोग अपने घरों के आसपास फल फूल सब्जियों का उत्पादन करें, इस उद्देश्य से लोगों को जागरूक किया गया। ठीक, तो सुराजी गांव के अंतर्गत 4 चीज़ें हैं, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, और इन सभी के बारे में आप 2-2 लाइन लिख के अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर यह 4 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है तो 60 शब्दों में इसको आसानी से लिखा जा सकता है। अगला है मनरेगा स्कीम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। इसको शॉर्ट में मनरेगा कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण स्कीम है, न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 से। 2 फरवरी 2006 को इसे शुरू किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के रूप में। ये जो अधिनियम था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के लिए एक अधिनियम आया था, 2005 में पारित हुआ था और उसके बाद में 2006 से स्कीम शुरू कर दिया गया था। इसके अंतर्गत हर आम आदमी को जो रोजगार की तलाश में है, काम करना चाहता है, उसे उसके घर के आसपास 5 किलोमीटर के रेडियस में काम दिलाया जाएगा। यह चीज़ इंश्योर किया जाता है इस स्कीम के अंतर्गत। इसके नाम में ही गारंटी शामिल है, रोजगार गारंटी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। मतलब आपको, अगर आप काम करना चाहते हैं किसी भी तरीके का ऐसा काम जिसमें विशेष कौशल की आवश्यकता ना हो, वहाँ पे आपको काम दिया जा सकता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत। 2006 से ये स्कीम शुरू हुआ था और आम आदमी को रोजगार प्रोवाइड करने के लिए स्कीम आया था। बाद में 2009 में क्या किया गया, इसका नाम परिवर्तित किया गया और इसका नाम रखा गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
योजना। ठीक, इसी को हम शॉर्ट में मनरेगा के नाम से जानते हैं। मतलब शुरुआत में 2006 में नरेगा के नाम से शुरू किया गया था, बाद में 2009 में इसे मनरेगा कर दिया गया। ठीक, इसमें जो प्रमुख प्रावधान है उसके अंतर्गत सबसे पहली चीज़ कि गांव के आसपास जो काम होने हैं उसकी सिफारिश ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। ग्राम सभा बताएगी कि उनको किस प्रकार का डेवलपमेंट एक्टिविटी करवाना है, और इनमें से कम 50% कार्य ग्राम पंचायत द्वारा करवाए जाएंगे। बाकी के कार्य हो सकता है कि राज्य सरकार किसी दूसरी एजेंसी को दे दे, लेकिन 50% कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा करवाया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 90:10 का कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। केंद्र सरकार द्वारा इसके टोटल बजट में 90% खर्च किया जाता है और 10% राज्य सरकार के बजट से कंट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र के माध्यम से, मतलब डीबीटी के माध्यम से लोगों को भुगतान किया जाता है। और जो इसके अंतर्गत एक और प्रोविज़न किया गया है कि जो व्यक्ति रोजगार मांगता है और उसे रोजगार मान लो नहीं दिया गया, कितने दिन का समय है, यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति काम मांगता है तो उसको 15 दिन के भीतर काम देना जरूरी है। सरकार का दायित्व है 15 दिन के अंदर उसको काम दिया जाए। अगर 15 दिन के अंदर उसको कोई काम नहीं दिया गया है तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, और इस पूरे स्कीम के अंतर्गत लगभग 100 दिन से लेकर के 150 दिन तक का रोजगार दिया जाता है। असल में यहाँ पे 100 दिन देने का वादा, 100 दिन का रोजगार देने का वादा केंद्र सरकार का है और राज्य सरकार इसमें अपना 50 दिन एक्स्ट्रा ऐड करती है। इस प्रकार ये जो 50 दिन का खर्चा है वो राज्य सरकार वहन करती है और इस प्रकार छत्तीसगढ़ में 50 दिन का एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 150 दिन का रोजगार दिया जाता है। इसमें जो मजदूरी है वो हर साल रिवाइज होते रहता है, चेंज होते रहता है, तो इसको थोड़ा सा करेंट अफेयर से अपडेट करने की आवश्यकता होती है। ठीक, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसको मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इसको हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। शुरुआत में नरेगा नाम से 2006 में इसे लागू किया गया था। इसके लिए 2005 में एक अधिनियम पारित किया गया था संसद से और 2009 में इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया। इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा 90:10 का होता है। 90% योगदान केंद्र सरकार, 10% योगदान राज्य सरकार का होता है। बैंक खाते में सीधे भुगतान के माध्यम से जो मजदूर हैं या जो लाभार्थी हैं उनको पेमेंट किया जाता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति काम मांगता है और काम उसको नहीं दिया गया तो 15 दिन के भीतर उसे बेरोजगारी भत्ता 15 दिन के बाद उसे बेरोजगारी भत्ता देना शुरू कर दिया जाएगा। इसमें जो भुगतान, जो मेहनताना है या मजदूरी दर है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है और इसका जो निर्धारण है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार उसमें बोनस के रूप में कुछ राशि ऐड कर सकती है। ठीक है, और ये जो रिवीजन है या ये जो चेंजेस है वो हर साल होते रहते हैं। ठीक, इस प्रकार जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं मनरेगा के बारे में। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन क्या है? इसके नाम से कुछ चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका दिलाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका या रोजगार दिलाने के लिए एक मिशन चलाया गया है। इसको कहा जा रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसको एग्ज़ाम में NRLM के नाम से भी पूछा जाता है। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये जो स्कीम है 2013 से शुरू हुआ था। ये जो स्कीम था इसके पहले ही ऐसा ही एक स्कीम चलता था, उसका नाम था स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, और उस योजना को समाप्त करके या उसको ही चेंज करते हुए यह नया स्कीम शुरू किया गया था 2013 में। इसमें 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार इसमें अंशदान करते हैं। केंद्र सरकार 60% कंट्रीब्यूशन करती है और राज्य सरकार 40%। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करके और वहाँ पे गरीबी उन्मूलन की दिशा में
यह एक प्रयास है। ठीक, इसके अंतर्गत कई दूसरी योजनाओं को भी शामिल किया गया है। हर एक योजना में जो लाभार्थी हैं उन सभी को एक अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत लाने का भी उद्देश्य था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक, इसके अंतर्गत छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग स्थापित करवाने का, स्व सहायता समूह स्थापित करवाने का, कौशल उन्नयन कार्यक्रम या प्रशिक्षण देने, या मार्केट खोजने, मार्केट मतलब लोग जो अगर कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी सामान का तो उसको उचित मार्केट तक, उचित बाजार तक पहुंचाने का काम इस स्कीम के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक महत्वपूर्ण मिशन है ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए। ग्रामीण विकास से संबंधित अगला महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2016 में हुई है और इसके अंतर्गत एक लक्ष्य रखा गया था कि जितने भी बेघर लोग हैं, जो भी इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी होने की योग्यताएं पूरी करते हैं, उन सभी को वर्ष 2022 तक पक्का मकान उपलब्ध करवाया जाए। ये इस स्कीम का उद्देश्य था। 2022 तक सभी लोगों के सिर पर पक्का छत हो, यह इस स्कीम का उद्देश्य था। इसके अंतर्गत जो हितग्राही हैं, मतलब जो लाभार्थी हैं, उसका चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है। ग्राम सभा मतलब हर गांव की जो एक साधारण सभा होती है, उसको हम ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा बैठक के माध्यम से यह चिन्हांकित करती है कि कौन सा व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी होने के लिए पात्र है। ठीक, और इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का हिस्सेदारी होता है, मतलब 60% फंडिंग केंद्र से आता है और 40% फंडिंग राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक, इसमें कौन से साइज का घर बनवाया जाएगा वो सभी पहले से डिफाइन होता है, कितने साइज का, कितने कमरे का उसमें शौचालय होगा कि नहीं, ये सभी पहले से डिफाइन होता है। ठीक है, तो एक निश्चित क्षेत्र का या निश्चित क्षेत्रफल का घर बनवा करके सरकार द्वारा दिया जाता है। इस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2016 से शुरू हुआ था और 2022 तक सभी को पक्का मकान देने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक, अगला महत्वपूर्ण योजना है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, इस स्कीम के बारे में आप सभी को बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं केवल उनके बारे में देखते चलेंगे। इस योजना की शुरुआत हुई है 2014 में। इसके बाद में लक्ष्य रखा गया था कि भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, खुले में शौच मुक्त भारत का निर्माण करना है। यह इस स्कीम का लक्ष्य था। ठीक, इसके अंतर्गत एक तो साफ सफाई पे ध्यान दिया जाता है कि खुले में कोई कूड़ा करकट न फैलाए, और साथ ही कोई भी व्यक्ति बाहर शौच न करे, इस चीज़ को भी लक्ष्य रखा गया था। और इसकी वजह से टॉयलेट निर्माण का एक पूरा अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत हर एक फैमिली को 12,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाता है ताकि वे अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक टॉयलेट का निर्माण कर सकें। इसके अलावा यदि किसी क्षेत्र में सामूहिक शौचालय बनाना है तो उसके लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक, तो स्वच्छ भारत मिशन के जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उसको एक बार फिर से देखेंगे। 2014 से शुरू किया गया था। भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया था। स्वच्छता से संबंधित बहुत सारे प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए थे कि खुले में कोई कचरा नहीं फेंकेगा, साथ ही ठोस कचरा और तरल कचरा इन सभी को अलग से सेग्रीगेट किया जाएगा। इसके अलावा खुले में शौच करना दंडनीय अपराध बना दिया गया। घरों में शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। सामूहिक शौचालय बनाने के लिए 2 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। इस प्रकार स्वच्छ भारत का मिशन का जो उद्देश्य था वो पूरे देश को स्वच्छ बनाने का था। अगला है प्रधानमंत्री सुगम सड़क योजना। इस योजना की शुरुआत कब हुई है? 2020 में। इस योजना के द्वारा नाम से स्पष्ट है, सुगम सड़क मतलब इजीली एक्सेसिबल
रोड्स बनवाने का लक्ष्य रखा गया था, ताकि जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कच्चे मार्ग हैं, बारिश के महीनों में दलदल की वजह से वो बाकी क्षेत्रों से कट जाती हैं, तो इन क्षेत्रों को 12 सड़कों के रूप में जोड़ना, मतलब पक्की सड़कों का निर्माण करना इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, ताकि गांव में या पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से साल भर सभी सार्वजनिक स्थलों को एक्सेस कर सके, जैसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, पंचायत भवन हो गए, या चिकित्सालय हो गए, या आंगनबाड़ी हो गए, उन सभी तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसलिए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना शुरू किया गया था। ठीक, ग्रामीण विकास योजनाओं से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स थे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।